हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। जो साइटिका है वो एक तरीके की एक बीमारी का सिम्टम है। हम सभी को लगता है कि वो साइटिका एक बीमारी है, पर वो एक तरीके का सिम्टम है जो कि किसी खास बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। अब वो लंबार इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, या फिर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, या फिर और कोई इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो साइटिका। तो गुरु लोग, सबसे पहली बात कि साइटिका होता क्या है। तो साइटिका एक तरीके का सिम्टम है जो कि हमारा ओरिजिनेट होता है एक नर्व डिजीज की वजह से। तो अगर हमारी जो साइटिक नर्व है वो कहीं पे भी किसी भी वजह से कंप्रेस हो रही है तो ये साइटिका पेन ओरिजिनेट होता है। और साइटिक नर्व कंप्रेस किस वजह से होती है? तो जो हमारी साइटिक नर्व है वो दो लेवल्स पे कंप्रेस हो सकती है। या तो वो हमारे वर्टिब्रल लेवल पे कंप्रेस हो सकती है, या फिर एट द लेवल ऑफ हिप हो सकती है। तो फिर इसके दो कॉजेज हो सकते हैं, या तो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज होंगे या फिर कंप्रेसिव कॉजेज होंगे। या तो साइटिक नर्व का कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा, या फिर वो कहीं पे भी कंप्रेस हो रही होगी। तो कंप्रेस कहाँ कहाँ होती है? दो जगह पे होती है। या तो वो वर्टिब्रल एरिया पे हो सकती है, हमारी रीढ़ की हड्डी की जगह पे, या फिर एट द लेवल ऑफ हिप हो सकती है, एट द लेवल ऑफ बटक्स हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा किस तरीके से कंप्रेस हो सकती है, या फिर किस तरीके से इसके इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये हमेशा ट्रॉमेटिक लीजन की वजह से होती है। अगर आपके वर्टिब्रल डिस्क के एरिया में किसी भी वजह से साइटिक नर्व कंप्रेस हो रही है तो उसका मोस्ट ऑफ द रीजन होते हैं ट्रॉमा, प्रेशर और इनएक्यूरेट पोस्चर की वजह से ही ये हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रही है। क्या होता है कि हम सारे लोग आजकल कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने लगे हैं, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा लंबर एरिया है, हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे लोअर बैक का एरिया, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब भी हमारा पोस्चर बिगड़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारा लंबर एरिया में पड़ता है। तो फिर उससे क्या होता है, वहाँ पे ना हमारे वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है जो कि प्रेशर को कंपनसेट करने में मदद करती है। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी लंबे समय तक के लिए बढ़ा रहता है तो वो धीरे धीरे फटने लगती है। और जब वो पूरी तरीके से फट जाती है तो उसके अंदर एक तरीके का मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स बाहर आ जाता है और जाकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है। तो जब वो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने लगता है, जो हमारी साइटिक नर्व है वो कंप्रेस होकर के अपने फंक्शंस को खोने लगती है। फिर उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं और डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, और कुछ इस तरीके से वो फॉल्स पेन की इंफॉर्मेशन को जनरेट करके हमारे ब्रेन तक भेजता है और हमें लगता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। हमारी कमर से लेकर के पूरे पाँव तक, एड़ी तक हमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। और फिर इसके अलावा अगर कोई ट्यूमर है, वर्टिब्रल ट्यूमर है, तो वो जाकर के हमारी नर्व को कंप्रेस कर सकता है। इस वजह से हमें साइटिका हो सकता है। और इसके अलावा जब अगर हम हिप के लेवल पे आए तो अगर हिप में किस तरीके से डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और वो जाकर के फिर साइटिक नर्व को एट द लेवल ऑफ हिप कंप्रेस कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमें साइटिक पेन हो सकता है। या फिर हमारे हिप में एक मसल होती है जो कि टाइट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से या फिर लेस यूज़ की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं और वो इतनी टाइट हो जाती है कि जो साइटिक नर्व है उसको कंप्रेस करने लगती है। और जो मसल है उसका नाम होता है पायरिफॉर्मिस, तो उसे हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। तो क्योंकि साइटिक नर्व पायरिफॉर्मिस के नीचे से बिल्कुल जस्ट नीचे से गुजरती है, तो वो पायरिफॉर्मिस जब टाइट हो जाती है तो वो एक खास मूवमेंट करने पर हमारी साइटिक नर्व को कंप्रेस करने लगती है और वो फिर एक तरीके से फिर वो साइटिक नर्व में पेन क्रिएट करती है। तो ये तो हो गए हमारे कॉजेज की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा पेन है वो कहाँ से कहाँ तक रेडिएट करता है। तो हमारा पेन है वो यूजुअली स्टार्ट होगा, अगर एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा है तो जो पेन है वो यूजुअली स्टार्ट करता है हमारी लोअर बैक से, और फिर उसके बाद वो पूरे साइटिक नर्व के कोर्स में रेडिएट करता है। यानी कि वो स्टार्ट होगा हमारी लोअर बैक से, उसके बाद हिप में रेडिएट करेगा, हिप से लेकर के
बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द थाई से लेकर के फिर उसके बाद लेटरल एरिया ऑफ द लेग और उसके बाद लेटरल एरिया ऑफ द फुट। तो वहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा रेडिएट करता है। और कभी कभी जो हमारा लोअर लेग का एरिया है वहाँ पे पेन ना होकर के टिंगलिंग या नमनेस जैसी सेंसेशंस हो सकती हैं, क्योंकि फिर वो पेन की जगह पे और भी बाकी फॉल्स सेंसेशंस को कैरी करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि टिंगलिंग और नमनेस। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो लीजन है वो एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा है तो उसे हम टेस्ट करेंगे स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट की मदद से। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो पेशेंट है उसको सीधा लेटा देते हैं और फिर उसके बाद हम उसे बोलते हैं कि उसे अपने पाँव को ऊपर उठाना है बिना नी को बेंड किए। और जब वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो लगभग 30 डिग्री तक जब वो रेज करेगा उसे कुछ भी नहीं होगा, और 30 डिग्री के बाद जब वो और रेज करना स्टार्ट करेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन एक्सपीरियंस होगा पूरे साइटिक नर्व के कोर्स में। और फिर इसके अलावा इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसे हम लेस्ग्यूज टेस्ट कहते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को पीठ के बल लेटा देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके हिप और नी को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्रीज पर। तो वो पेशेंट कुछ इस तरीके से दिखने लग जाता है और फिर उसके बाद हम उसे बोलते हैं कि नी को स्ट्रेट करना है। और जब वो नी को स्ट्रेट करने लगता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है पूरे साइटिक नर्व के कोर्स में। तो कुछ इस तरीके से हम कंफर्म करते हैं कि जो उसका साइटिक नर्व कंप्रेशन है वो हमारे एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा या फिर एट द लेवल ऑफ लोअर बैक पे और इसके अलावा अगर हमें चेक करना है कि उस पेशेंट को पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या फिर हिप में किसी ट्यूमर की वजह से या और किसी वजह से इंजरी या फिर और किसी इंजरी की वजह से उसे एट द लेवल ऑफ हिप कंप्रेशन हो रहा है, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए हमारे पास टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट को अपने हिप को फ्लेक्शन में, अबडक्शन में और एक्सटर्नल रोटेशन में मूव करने के लिए बोलते हैं। हम उसे क्या करते हैं, हम उसे बोलते हैं कि अपने पाँव को आगे की तरफ मोड़ो, बाहर निकालो और फिर उसके बाद उसके पंजे को बाहर की तरफ घुमाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे साइटिक नर्व है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है, क्योंकि जो पायरिफॉर्मिस है वो स्ट्रेच हो रही होती है और जाकर के साइटिक नर्व को कंप्रेस करती है बहुत ज़्यादा तेज से। तो इस तरीके से पेन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होता है पेशेंट को। और इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो साइटिक नर्व का कंप्रेशन है वो किस वजह से हो सकता है या फिर किस कॉज से हो सकता है, और फिर हम कॉज को ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स कि किस किस टाइप की जो हमारा साइटिक नर्व कंप्रेशन है वो हो सकता है। तो ये हमारा 2 टाइप के होता है। सबसे पहला हाइपरएल्जिक या फिर माइल्जिक साइटिका। क्या होता है, जो हमारा पेन है वो कमर से लेकर के एडी तक रेडिएट करेगा, मसल्स में, जॉइंट्स में, जिस भी जगह पे साइटिक नर्व सप्लाई कर रही है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। जैसे कि इसके नाम में भी है हाइपरएल्जिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। और ये मोस्टली हमारा S1 लेवल ऑफ कंप्रेशन की वजह से होता है, यानी कि जो हमारे S1 लेवल की नर्व है वो कंप्रेस हो गई है तो उसकी वजह से होता है। और फिर उसके बाद हमारा होता है पैरालाइटिक साइटिका। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे मोटर फंक्शंस हैं वो भी साथ साथ इम्पेयर हो जाते हैं, जिस भी मसल को हमारी साइटिक नर्व सप्लाई कर रही है उस मसल में। तो यूजुअली इसमें फुट ड्रॉप होता है। तो यानी कि जो हमारा फुट है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, और उस फुट ड्रॉप की वजह से फिर जो पेशेंट है वो अपनी गेट पैटर्न को चेंज कर लेता है, या तो वो हिप हाइकिंग गेट या फिर सरकमडक्टरी गेट में चला जाता है, ताकि वो अपनी गेट पैटर्न को कंपनसेट कर सके, आराम से चल सके। तो फिर उसके बाद आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। तो इसके डायग्नोसिस में हम MRI कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं। और एक्सरे में हमें लंबार लॉर्डोसिस है तो वो दिख सकता है, अगर स्कोलियोसिस है तो वो दिख सकता है। और इसके अलावा अगर कहीं पे जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो कम हो रहा है तो वो भी हमें एक्सरे में दिखाई दे सकता है। और बाकी के में जैसे कि CT स्कैन है तो उसमें हम देख सकते हैं कि अगर कहीं पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स्ड है तो वो हम देख सकते हैं, न्यूक्लियस अगर बाहर आ रहा है तो। और फिर अब डायग्नोसिस के बाद आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले काम करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्प्लिंट्स लगाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं रेस्ट करने के लिए। जब भी वो ऐसे लंबे समय तक वॉक ना करे, काम ना करे, बैठा ना रहे,
ज़्यादा प्रेशर ना डाले अपने लंबार एरिया पे, अपने लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर ना डाले, कोई प्रेशर वाला काम ना करे जिससे कि उसका जो पेन है एग्रीवेट कर सके। और हमेशा बैठे रहने के बाद कुछ टाइम के लिए लेट जाए, आराम करे। और फिर फार्माकोथेरेपी में हम एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जो कि हमारे पेन को कम करने में हेल्प करती हैं। और फिर उसके बाद जब हम इन तरीकों से साइटिक पेन को साइटिक पेन को इन सभी तरीकों से कवर अप नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है सर्जरी का। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हुई है वो आकर के वो बाहर निकल करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है, उसे हम काट करके अलग करके निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी दोनों वर्टिब्रा हैं जिसके बीच में वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थी उसे फ्यूज कर सकते हैं। तो यही कुछ हमारे ट्रीटमेंट्स थे जिसे हम यूज कर सकते हैं साइटिक नर्व कंप्रेशन। तो गुरु लोग, आज इस टॉपिक में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जाकर के लाइक और शेयर कर दो। अगर मुझसे कुछ छूट गया या फिर आप लोग कुछ अलग से बताना चाहते हो जाकर कमेंट्स में बता सकते हो। और इसके अलावा चैनल पे बहुत सारे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, जैसे कि अब स्पेल्सी वाली, ये जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि नई वीडियो हर मंगलवार और शुक्रवार को ठीक सुबह 11 बजे आ जाती है। और इसके अलावा जस्ट कीपिंग ऑसम एंड कीपिंग हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।